अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल एंड गुड। जैसा कि आपको पता है कि हमने पीरा एक्ट की एक सीरीज़ शुरू कर रखी है, तो उसी सीरीज़ का चौथा पार्ट होगा जिसको हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम पीरा एक्ट की बेसिक्स को, इसकी डेफिनेशन को, उसके मेन कॉन्सेप्ट को बहुत ही डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 10 को जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ अथॉरिटी को। इससे पहले हमने कंपोजिशन ऑफ अथॉरिटी भी देख ली है, जिसके अंदर हमने देखा कि अथॉरिटी किन किन लोगों से मिल के बनती है। ठीक है जी, उसके अंदर चेयरमैन कौन होता है अथॉरिटी का, वाइस चेयरमैन कौन होता है, डायरेक्टर जनरल कौन, वो ये सारी चीज़ें हमने बड़े ही डिटेल के साथ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सारा कुछ जो है वो डिस्कस कर लिया है। आज हम सेक्शन 10 को देखेंगे। इसके जैसा कि आपको पता है टोटल सेक्शन 82 हैं। आज का जो सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 10 और ये डील करता है पावर्स ऑफ फंक्शंस ऑफ अथॉरिटी, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ अथॉरिटी के अथॉरिटी कर क्या सकती है। पहले मैं आपको छोटा सा एक कॉन्सेप्ट दे दूं कि जो अथॉरिटी होती है ये लेती है हुक्म। इसको हुक्म कौन देता है? गवर्नमेंट हुक्म देती है। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे सूबे के अंदर प्राइसेस बढ़ गई हैं, ठीक है, प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो गवर्नमेंट का जो हेड है, हमारे प्रोविंस की गवर्नमेंट का जो हेड होता है वो कौन होता है? सीएम होता है, चीफ मिनिस्टर होता है। चीफ मिनिस्टर क्या कहेगा? मुझे प्राइसेस कम चाहिए। ठीक है, उसने एक ऑर्डर किया। अब उस ऑर्डर को, उन प्राइसेस को कम करने का तरीकाकार कैसे कम होगा, रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बनाएगा? ये अथॉरिटी बनाएगी। अथॉरिटी का मतलब ये जो जितने भी मेंबर्स हैं, इसके अंदर हमने तकरीबन 18-16 मेंबर्स पढ़े हैं, वो तमाम 18 के 18 मेंबर्स, उससे कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी। ये भी पूछा जा सकता है कि कितने मेंबर्स हैं, तो 18 तकरीबन मेंबर्स हैं। वो उससे कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है। ठीक है जी, वेरीज हो सकते हैं। तो वो सारे मेंबर्स बैठ के क्या करेंगे? सोचेंगे, रूल्स बनाएंगे, रेगुलेशंस बनाएंगे, जिसके तहत वो क्या की जाएंगी? प्राइसेस कम की जाएंगी। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि गवर्नमेंट अथॉरिटी को हुक्म देती है और अथॉरिटी आगे से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की इख्तियारात रखती है। अथॉरिटी का मतलब भी क्या होता है जी? इख्तियार रखने वाली एक बॉडी या एंटिटी को क्या कहते हैं जी? अथॉरिटी कहते हैं। अब इसकी पावर्स की तरफ चलते हैं। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड रूल्स आर रेगुलेशंस फ्रेम्ड देयर अंडर। अच्छा, ये जो जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएंगे, उनको इम्प्लीमेंट करवाने का तरीका, ये तमाम चीज़ें कौन करेगी जी? अथॉरिटी करेगी। उसके बाद जी सब सेक्शन 2 की बात करते हैं। विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 1 द अथॉरिटी शैल। अब अथॉरिटी के उन्होंने बताया कि ये जो हमने पहले पढ़ा कि ये एक तो क्या करवाएगी? रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगी और उनको लागू करवाने के लिए जो है वो तरीक़ेकार देगी। उसके अलावा क्या करेगी? ओवरसी देखेगी, मॉनिटरिंग करेगी, जो उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं उन पे वो लागू हो रहे हैं, अमल दरामद हो रहा है, ये तमाम चीज़ें क्या देखेगी? अथॉरिटी देखेगी। ठीक है जी। ओवरसी करेगी। स्पेयर हेड का मतलब होता है ये उसकी मेन हेड होगी। अथॉरिटी क्या होगी इस डिपार्टमेंट की? ये जो पीरा डिपार्टमेंट बनाया जा रहा है उसका मेन हेड या स्पेयर हेड कौन होगी जी? अथॉरिटी होगी। ये आपने याद रखना है। एंड मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी गाइडलाइंस इशूड बाय द गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ द एक्ट। ये देखा जी आपने, गवर्नमेंट आ गया, गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस इशू की थी, गवर्नमेंट ने मतलब है कोई हुक्म दिया था, फिर उसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए अथॉरिटी के तहत। अब उन तमाम को क्या करेगी? ओवरसी करेगी, स्पेयर हेड करेगी, मॉनिटर करेगी, इम्प्लीमेंट करवाएगी। ये तमाम चीज़ें क्या देखेगी? कौन? ये जो अथॉरिटी बनाई जा रही है, ये उसको मॉनिटर करने का इसकी पावर है। उसके बाद सेकंड पावर को अगर हम देखें तो अपॉइंट हियरिंग ऑफिसर फॉर द पर्पस ऑफ द एक्ट। जैसा कि मैंने बताया था कि जो भी एक इन्फोर्समेंट स्टेशन होगा पीरा का, उस पीरा के इन्फोर्समेंट स्टेशन में एक हियरिंग ऑफिसर होगा जिसका स्केल 17 होगा। ठीक है जी। वो 17 स्केल का जो बंदा है, हियरिंग ऑफिसर है, उसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगी? अथॉरिटी करेगी। अपॉइंट अथोराइज्ड ऑफिसर। अथोराइज्ड ऑफिसर कौन हो सकता है? ये भी एक MCQs आपसे पूछा जा सकता है। 18वां स्केल या इससे ऊपर का एक बंदा होगा जिसका नाम क्या होगा जी? अथोराइज्ड ऑफिसर। उसको अपॉइंट कौन करेगी? अथॉरिटी।
आपने याद रखना है, हेयरिंग ऑफिसर को अपॉइंट कौन करेगा? अथॉरिटी करेगी, ठीक है। ऑथोराइज्ड ऑफिसर को कौन अपॉइंट करेगा? अथॉरिटी करेगी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि रूल्स इसने बनाने हैं अथॉरिटी ने, रेगुलेशंस भी इसने बनाए। रेगुलेशंस क्या होते हैं? उन रूल्स को इम्प्लीमेंट करने के तरीक़ेकार, कैसे इम्प्लीमेंट होंगे, ठीक है। ये तमाम चीज़ें कौन बना रहा है जी? अथॉरिटी बना रही है। तो फिर क्या होगा, क्योंकि रेगुलेशंस भी इन्होंने ही बनाने हैं, रूल्स भी इन्होंने ही बनाने हैं, तो उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए जो जो ऑफिसर्स चाहिए होंगे वो भी यही अपॉइंट करेगी। कौन से चाहिए जी? हेयरिंग ऑफिसर चाहिए, वो भी अथॉरिटी अपॉइंट करेगी। ऑथोराइज्ड ऑफिसर चाहिए, वो भी अथॉरिटी कौन करेगी? अपॉइंट करेगी। ये जो बड़े बड़े लोग हैं एक इन्फोर्समेंट स्टेशन के, इनको अपॉइंटमेंट कौन करेगा जी? अथॉरिटी करेगी, याद रखना है। नॉट रैंक बिलो द स्केल 18 फॉर द पर्पज़ ऑफ द एक्ट, मैंने बताया 18वां स्केल या उससे बड़ा होगा। उसके बाद कंडक्ट अ सिचुएशनल असेसमेंट। असेसमेंट क्या है कि अगर फ़र्ज़ करें इदारे को आपने देखना है कि इदारा सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके लिए कौन उसको कंडक्ट करेगा? अथॉरिटी करेगी। सिस्टमेटिकली गैदर एंड एनालाइज रेलेवेंट डाटा फॉर डिसीजन मेकिंग एंड इफेक्टिव प्लानिंग। ये तमाम प्लानिंग, ठीक है। उसके बाद डाटा एनालाइज, डिसीजन मेकिंग, ये तमाम किसके रोल हैं जी? अथॉरिटी के रोल हैं। कंडक्ट सच इंक्वायरी एज इज़ रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट द पर्पज़ ऑफ एक्ट आर स्केड्यूल्ड लॉज, के ऐसी इंक्वायरी करवा सकती है ये अथॉरिटी ताकि क्या हो सके, जो स्केड्यूल्ड लॉज इसमें डिस्कस किए गए हैं जिनको इम्प्लीमेंट करवाना है और जो चीज़ें इस एक्ट के तहत इम्प्लीमेंट करवानी है, उनको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए इफ़ेक्टिव प्लानिंग इफ़ेक्टिव बनाने के लिए क्या कर सकती है अथॉरिटी? इंक्वायरी भी लगा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट है जी, अपॉइंट एंड ट्रेन द एम्प्लॉयज़ फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटीज़। अब क्या कर सकती है ये? एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट भी कर सकती है, उनको ट्रेन करने की ड्यूटी किसकी है जी? ये अथॉरिटी की है। फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटीज़, अगर एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग की जाएगी ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस दे सकें। इन सच मैनर एंड on such terms and condition as may be prescribed and until so prescribed as may be determined by the government। ठीक है जी, इसका मतलब ये है कि जो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जो जो गवर्नमेंट की डिमांड है, उसके मुताबिक जो रूल्स एंड रेगुलेशंस अथॉरिटी बनाएगी, उसके मुताबिक जो ऑफिसर उसने अपॉइंट करने हैं उनकी ट्रेनिंग भी तो करनी है। तो ये काम किसका है जी? अथॉरिटी का है। Establish rules, jurisdictions and job description of the employees। अब ये जो एम्प्लॉयज़ इन्होंने रखने हैं, फॉर एग्जांपल SDEO है या EO है या ये जो हेयरिंग ऑफिसर है, अथोराइज्ड ऑफिसर है, इन तमाम के रोल्स, इनकी जुरिस्डिक्शंस, इनकी जॉब, इन्होंने क्या क्या काम करना है, ये तमाम चीज़ें कौन डिसाइड करेगा? अथॉरिटी डिसाइड करेगी और इनको बताएगी और इन्होंने आगे काम करना है। एडवाइज द मैकेनिज्म ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ एम्प्लॉयज़। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब ये है कि परफॉर्मेंस को अच्छा बनाने के लिए जो मैकेनिज्म है वो भी कौन देगी? अथॉरिटी देगी। टेक मेजर्स टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन डिसिप्लिन इन द एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ के अंदर डिसिप्लिन वगैरह के इश्यूज़ को मेंटेन और एस्टैब्लिश करना किसका काम है जी? अथॉरिटी का काम है। हायर एंड डिटरमिन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एंगेजमेंट ऑफ सच एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट्स वगैरह हायर करना, कंसल्टेंट्स आर एडवाइजर्स एज मे बी रिक्वायर्ड इन सच मैनर्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड एंड अनटिल सो प्रेस्क्राइब्ड एज मे बी डिटरमिन्ड बाय द गवर्नमेंट। अब ये अथॉरिटी का काम है कि अपने एम्प्लॉयर्स को ट्रेन करना, उसके लिए एक्सपर्ट्स चाहिए, एक्सपर्ट लेके आना, कंसल्टेंट, एडवाइज़र, ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड करना किसका काम है जी? अथॉरिटी का काम है। उसके बाद है जी एडमिनिस्टर द इन्फोर्समेंट स्टेशन। जैसा कि मैंने बताया था इन्फोर्समेंट स्टेशन क्या होता है, जैसा कि पुलिस स्टेशन होता है, इसी तरह पीरा का एक इन्फोर्समेंट स्टेशन होता है। उसको एडमिन करना, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन करना, उसको ओवरसी करना, ये तमाम चीज़ें, ये जिसका काम है जी मॉनिटरिंग वगैरह करना, अथॉरिटी का काम। प्रोवाइड गाइडलाइंस टू द डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड। अब ये एक नई चीज़ आई है जी, बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड। मैंने आपको बताया था कि सबसे ऊपर कौन होता है जी? गवर्नमेंट होती है। गवर्नमेंट किसको ऑर्डर देती है? अथॉरिटी को। अब अथॉरिटी के नीचे एक तीसरा इदारा आ गया है, उसका नाम है जी बोर्ड। अब अथॉरिटी जो रूल्स रेगुलेशंस बनाएगी वो किसको देगी? बोर्ड को देगी।
ये जो आपको बताया गया ना डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड, उसको ये अथॉरिटी क्या करेगी, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन देगी और उनको क्या करेगी, प्रोवाइड गाइडलाइंस, ठीक है, एंड इन्फोर्समेंट स्टेशन फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ द एक्ट। मतलब ये कि ये अथॉरिटी दो डिपार्टमेंट्स को देख रही होगी बेसिकली। जो बोर्ड बनाया जाएगा उसको भी ओवरसी करेगी, उसको भी गाइडलाइंस देगी, और इन्फोर्समेंट स्टेशन जो है उसको भी गाइडलाइंस देगी। अब ये जो इन्फोर्समेंट स्टेशन है, ये असल में ये जो बोर्ड बनाया जाना है डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड, उसके नीचे होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो अथॉरिटी है ये गाइडलाइंस बोर्ड को देगी, बोर्ड आगे किसको देगा, इन्फोर्समेंट स्टेशन को। अब ये जो अथॉरिटी है ये डायरेक्ट गाइडलाइंस भी दे सकती है इन्फोर्समेंट स्टेशन को, ठीक है जी। कहने का मतलब उनका ये है कि जो अथॉरिटी है ये डायरेक्ट बोर्ड को भी दे सकती है, देना तो इसने बोर्ड के थ्रू है इन्फोर्समेंट स्टेशन को गाइडलाइंस, लेकिन अगर वो चाहे तो वो डायरेक्ट इन्फोर्समेंट स्टेशन को भी गाइडलाइंस दे सकती है, ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अब ये जो आपको हायरार्की समझ आई है, सबसे ऊपर गवर्नमेंट होती है, उससे नीचे कौन होता है, अथॉरिटी होती है, उससे नीचे कौन होता है जी, डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड्स होते हैं, इसको सिंपली बोर्ड्स भी आप कह सकते हैं। उसके नीचे एंड पे कौन सा डिपार्टमेंट होता है जी, इन्फोर्समेंट स्टेशन होता है, ठीक हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, असाइन एनी ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़ टू प्रोवाइड असिस्टेंट टू द इन्फोर्समेंट स्टेशंस। इसका जितने भी मतलब किसी भी एम्प्लॉय को ये इन्फोर्समेंट स्टेशन की मदद के लिए भेज सकते हैं, मदद कोई कहीं भी चाहिए होगी तो। टेक ऑल नेसेसरी मेजर्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग द इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म प्रोवाइड अंडर द एक्ट एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस एज वेल एज द स्केड्यूल्ड लॉज। तो ये तमाम कोई भी नेसेसरी एक्शंस ले सकती है जिसके थ्रू वो ये जो एक्ट के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको इम्प्लीमेंट करवाया जा सके, या स्केड्यूल्ड लॉज को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए कोई भी एक्शंस ये अथॉरिटी ले सकती है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी, रिकमेंड बजट एस्टिमेट्स टू द गवर्नमेंट। अब ये जो बजट एस्टिमेट्स है ना, कुछ खर्चे भी तो होने, तो जितने खर्चे होने हैं इसने क्या करना है, वो तमाम खर्चों की एक लिस्ट बनानी है, रिकॉर्ड बनाना है, और वो किसको देना है, जो इससे ऊपर वाली अथॉरिटी, मतलब अथॉरिटी से ऊपर वाला डिपार्टमेंट कौन सा है, गवर्नमेंट। तो ये क्या करेगी, जितने भी बजट एस्टिमेट्स हैं वो किसको देगी, गवर्नमेंट को देगी, और गवर्नमेंट इसको क्या करेगी, पैसे देगी, ठीक है जी, टू गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट, ताकि एक्ट को क्या करवाया जा सके, इम्प्लीमेंट करवाया जा सके। अच्छा, इसमें एक चीज़ बजट के हवाले से आपने माइंड में रखनी है, रूल्स एंड रेगुलेशन ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है जी। पहले सबसे पहले गवर्नमेंट रूल्स और रेगुलेशन कोई हुक्म जारी करती है, रूल्स एंड रेगुलेशन फिर अथॉरिटी बनाती है, अथॉरिटी फिर वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉरवर्ड करती है बोर्ड को, बोर्ड फॉरवर्ड करता है इन्फोर्समेंट स्टेशन को, इन्फोर्समेंट स्टेशन उसको फिर लागू करवाता है, ठीक है जी। ये एक सिंपल सी हायरार्की थी। अब जो बजट है, बजट क्या होगा, इन्फोर्समेंट स्टेशन को जितने पैसे चाहिए वो किसको बताएंगे, बोर्ड को बताएंगे, बोर्ड फिर उस बोर्ड जितने पैसे चाहिए होंगे उस लिस्ट को, अपनी लिस्ट को, और उस इन्फोर्समेंट स्टेशन की लिस्ट को फॉरवर्ड किसको करेगा, अथॉरिटी को, अथॉरिटी फॉरवर्ड किसको करेगी, गवर्नमेंट को। तो ये एक तरीका कार है। डिफाइन द पेक्यूनियरी लिमिटेशंस ऑफ द एम्प्लॉयज़ टू इम्पोज फाइन्स। उसके बाद ये फ़ाइन कितना लगाना है, कितना कैसे लगाना है, ये तमाम चीज़ें भी कौन डिफ़ाइन करेगा, अथॉरिटी डिफ़ाइन करेगी। सेक्शंस पेमेंट ऑफ रिवार्ड टू एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को रिवार्ड देना है तो वो कौन डिसाइड करेगा, अथॉरिटी डिसाइड करेगी, अथॉरिटी पेमेंट देगी। पेमेंट कौन देगा जी, ये एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि जो विसल ब्लोअर आना है, अगर फ़र्ज़ करो उसने बहुत बड़ी कोई मुखबरी की थी तो उसको अगर हमने रिवार्ड देना है, उसको कोई इनाम शिनाम देना है, तो वो कौन पैसे देगा, अथॉरिटी पैसे देगी। याद रखना है आपने, इसके बोर्ड पैसे नहीं देगा, इन्फोर्समेंट स्टेशन नहीं देगा, हियरिंग ऑफिसर नहीं देगा, अथॉरिटी नहीं देगी। कौन देगा, अथॉरिटी देगी, सॉरी अथोराइज्ड ऑफिसर नहीं देगा, तो कौन देगा जी, अथॉरिटी देगी। हु हैज़ मेड एन एक्सेप्शनल एफर्ट टुवर्ड्स अकम्प्लिशिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट, ठीक है जी। एक्सरसाइज सच अदर फंक्शंस एंड पावर्स एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ द एक्ट। वो कह रहा है कि अगर इसमें कुछ फंक्शंस या पावर्स नहीं लिखी हुई तो जो भी गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी पावर्स और एक्ट्स, वो भी ये एक्सरसाइज कर सकती है।
द अथॉरिटी मे डेलीगेट एनी ऑफ इट्स पावर्स एंड फंक्शंस टू द डायरेक्टर जनरल और चेयरपर्सन। ये जो अथॉरिटी है अपनी पावर्स डायरेक्टर जनरल डीजी साहब को भी दे सकती है, चेयरपर्सन ऑफ बोर्ड। चेयरपर्सन ऑफ बोर्ड कौन होता है जी? डीसी साहब होते हैं, ठीक है जी। डीजी साहब डायरेक्टर जनरल को भी दे सकती है, और जो बोर्ड है, बोर्ड किसके अंदर होगा? ज़िले के अंदर होगा। तो ज़िले का जो सबसे बड़ा अफसर होता है वो डीसी होता है, और डीसी जो है वो चेयरपर्सन ऑफ बोर्ड है, ठीक है जी। इसी तरह जो हमारा सूबा है उसका सबसे बड़ा पर्सन कौन होता है? वो सीएम होता है, और सीएम चेयरपर्सन किसकी है? अथॉरिटी की। तो ये आपको समझ आ गई होगी कि अथॉरिटी अपनी पावर्स जो है वो डायरेक्टर जनरल या चेयरपर्सन ऑफ बोर्ड को और अथोराइज्ड ऑफिसर, इन तीनों में से किसी को भी असाइन कर सकती है। अब इन नटशेल आपको समझ आ गई कि ये जो अथॉरिटी है इसकी पावर्स क्या क्या हैं, ठीक है जी। ये अथॉरिटी क्या करेगी? रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगी। उसके बाद जो इसके नीचे वाले जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक बोर्ड है, इन्फोर्समेंट स्टेशंस हैं, उन सब को ओवरसी करेगी, ठीक है। हेयरिंग ऑफिसर की अपॉइंटमेंट करेगी, अथोराइज्ड ऑफिसर की अपॉइंटमेंट करेगी, ठीक है जी। इन सब को उसके अलावा जो बजट है वो गवर्नमेंट को रिकमेंड करेगी। उसके अलावा क्या कर सकती है जी? कोई भी नेसेसरी एक्शन लेना है, मैयर लेना है, उसको वो परफॉर्म कर सकती है। उसके बाद चलते हैं जी सेक्शन 11। यहाँ तक आई होप कि आपको अथॉरिटी के फंक्शंस और पावर समझ आ गए होंगे। अब चलते हैं एम्प्लॉयज़ ऑफ द अथॉरिटी। अब एम्प्लॉयज़ ऑफ द अथॉरिटी कौन होंगे वो देखते हैं। द अथॉरिटी मे ऑन इट्स ऑन और थ्रू डायरेक्टर जनरल और अथोराइज्ड ऑफिसर अपॉइंट सच एम्प्लॉयज़। अथॉरिटी खुद भी डायरेक्टर जनरल के थ्रू या अथोराइज्ड ऑफिसर के थ्रू किसी भी एम्प्लॉय को क्या कर सकती है? अपॉइंट कर सकती है, एज मे बी कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर द एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ इट्स फंक्शंस इन सच मैनर एंड ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, ताकि क्या हो सके ये एक्ट जो है वो एफिशिएंटली implement हो सके until so prescribed or may be determined by the government. The authority may by regulations provide for efficiency, discipline and accountability of its employees. ये जो authority है ये कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस भी बना सकती है जिसके थ्रू क्या होगा, जो इसके एम्प्लॉयज़ होंगे उसकी एफिशिएंसी, उसका डिसिप्लिन, उसकी अकाउंटेबिलिटी वगैरह भी कर सकेगी। द अथॉरिटी में लैंड और बारो फिल फॉर इम्प्लीमेंटेशन के लिए उन्होंने क्या किया, वहाँ से कुछ ऑफिसर्स, कांस्टेबल्स वगैरह ये क्या किए, लैंड किए और इस अथॉरिटी को क्या फंक्शनल बना लिया गया, ठीक है। अब ये अपने एम्प्लॉयज़ को लैंड बारो भी कर सकती है, ले भी सकती है जैसा कि इन्होंने लिया है, उसके बाद लैंड भी कर सकते हैं। जैसे कि अब सैलाब वगैरह आए हैं तो वहाँ पे ये पीरा फोर्स भी क्या कर रही है, जो दूसरी पुलिस है उसकी असिस्टेंट के तौर पे काम कर रही है लोगों को जो है वो निकालने में और इन चीज़ों में, ठीक है। तो ये अथॉरिटी अपने एम्प्लॉयज़ को लैंड भी कर सकती है, किसी को दे भी सकती है, किसी और डिपार्टमेंट के, ठीक है, ऑन डेप्यूटेशन बेसिस एज पर द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है जी। तो ये डेप्यूटेशन बेसिस का मतलब यही होता है कि लेना और देना। उसके बाद चलते हैं जी चैप्टर 3 के ऊपर, जो कि है डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन बोर्ड। ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले हमने सारी जो बहस की वो अथॉरिटी के रिलेटेड की। हमें पता चला कि जो गवर्नमेंट है वो सबसे बड़ा इदारा है। जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से छोटा कौन है जी, अथॉरिटी है, और अथॉरिटी से छोटा कौन है, बोर्ड है। अब हम बोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। अथॉरिटी का हमें पता चल गया, गवर्नमेंट का भी पता चल गया। गवर्नमेंट कोई भी आइडियल एक विजन है किसी गवर्नमेंट का, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट का विजन है कि प्राइसेस को कंट्रोल करना है, वो किसको बताएगी, अथॉरिटी को। अथॉरिटी रूल्स एंड रेगुलेशन बना के आगे किसको देगी, बोर्ड को। अब डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड इसका नाम है जी। ये सेक्शन 12 की हम बात कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड। द अथॉरिटी मे बाई एन ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूट द डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल विद द फॉलोइंग कंपोजिशन। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है आपने नोट किया है कि ये कौन बनाएगी, अथॉरिटी बनाएगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अथॉरिटी क्या करेगी, ये बोर्ड क्रिएट करेगी। अब आपसे पूछा जा सकता है कि बोर्ड कौन क्रिएट करेगा, अथॉरिटी क्रिएट करेगी किसी ऑर्डर के तहत। अब ये जो बोर्ड है, जैसा कि आपको पता है कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाया जा रहा है, तो इस बोर्ड में जो डिस्ट्रिक्ट के बड़े बड़े लोग हैं वो शामिल होंगे।
तो डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा कौन होता है जी? डिप्टी कमिश्नर। डीसी साहब जो है वो डिस्ट्रिक्ट के तकरीबन ऑनर होते हैं। डिस्ट्रिक्ट के तमाम जो रेगुलेशंस हैं उनको संभालने के लिए कौन होते हैं? डीसी साहब। सो डिप्टी कमिश्नर चेयरपर्सन है, क्योंकि ये सबसे बड़े हैं तो ये क्या होंगे? चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड होंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डीपीओ साहब है। डीपीओ साहब इसके मेंबर हैं। डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्केजुअल्ड लॉज, जो स्केजुअल्ड लॉज हैं उनके हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट, जितने भी 4-5 स्केजुअल्ड लॉज इसके अंदर डिस्कस हैं उनके हेड्स जो हैं वो भी इसका हिस्सा होंगे बोर्ड के अंदर। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा, एक डिस्ट्रिक्ट का पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो भी इसका क्या होगा? मेंबर होगा। मतलब ये एक वकील जो है डिस्ट्रिक्ट का होता है, पब्लिक वकील, वो भी इसका हिस्सा होगा। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी इसका हिस्सा होगा। उसके बाद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर साहब चेयरपर्सन है। जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब है वो सेक्रेटरी होंगे। ये आपने याद रखना है कि सेक्रेटरी कौन होगा? एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, जिसको हम एसी कहते हैं आमतौर पर, ठीक है जी, एडिशनल एडीसी। तो डिप्टी कमिश्नर साहब चेयरपर्सन है बोर्ड के और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब क्या है? सेक्रेटरी हैं। उसके बाद एनी अदर एक्सपर्ट को ऑप्टेड फॉर द पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, कोई भी अदर एक्सपर्ट, कहीं पे डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, टेक्नीशियन की, इंजीनियर की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी इसका मेंबर बनाया जा सकता है, ठीक है जी। अब बोर्ड के आपको पता चल गया, सबसे पहले डिप्टी कमिश्नर, फिर डीपीओ साहब, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स ऑफ स्केजुअल्ड लॉज के हेड्स, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, उसके बाद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जो कि सेक्रेटरी भी होंगे। अब उसके बोर्ड के अंदर क्या क्या होगा उसको हम डिटेल करते हैं। बोर्ड शैल बी हाउस्ड एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, ये आपसे पूछा जा सकता है कि बोर्ड कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर होगा जी? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के अंदर बोर्ड बनाया जाएगा। अथॉरिटी कहाँ पे होगी? लाहौर के अंदर होगी। लाहौर क्या है जी? पंजाब का कैपिटल है, तो पंजाब का कैपिटल के अंदर क्या होगी? अथॉरिटी। अथॉरिटी का हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? लाहौर के अंदर। और जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है वो कहाँ पे होगा? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स जो ऑलरेडी होते हैं, ये जो डीसी साहब, एसी साहब, इनके जो ऑफिसेज होते हैं वहीं उसी के अंदर बोर्ड बनेगा। द बोर्ड शैल मीट एट सच टाइम, डेट, टाइम एंड प्लेस एंड शैल ऑब्जर्व सच प्रोसीजर with regard to transaction of its business and meetings as the authority may determine। जब भी अथॉरिटी टाइम, डेट और काम बताएगी, उसी डेट और टाइम और काम को फॉलो करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए अथॉरिटी अपनी मीटिंग्स बोर्ड अपनी मीटिंग्स बुलाएगा। तो बोर्ड की मीटिंग्स किस पे डिपेंड करती हैं? अथॉरिटी पे, क्योंकि बोर्ड से बड़ा कौन है? अथॉरिटी, और अथॉरिटी से बड़ा कौन है? गवर्नमेंट। ये आपने याद रखना है। द मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड शैल बी प्रिजाइडेड ओवर बाय द चेयरपर्सन। आपको पता है कि अथॉरिटी के अंदर भी चेयरपर्सन साहिबा क्या करती थी? मीटिंग को प्रिजाइड करती, सदारत करना, ठीक है, सदारत करती थी। अब बोर्ड के अंदर भी जो चेयरपर्सन है वो क्या करेगा? मीटिंग की सदारत करेगा। और या फिर इन हिज एब्सेंस, अगर वो नहीं है, बाय मेंबर नॉमिनेटेड बाय हिम, या फिर वो किसी भी जो इस बोर्ड का मेंबर है उनमें से किसी को भी नॉमिनेट कर सकता है कि ये सदारत करेगा मीटिंग की। द कोरम फॉर द मीटिंग ऑफ द बोर्ड शैल बी 1/2 ऑफ द टोटल मेंबर्स। टोटल मेंबर्स में से आधों का होना ज़रूरी है। जो भी मीटिंग होगी, अगर आधे मेंबर्स उसमें नहीं है तो वो मीटिंग नहीं होंगी, ठीक है जी। कोरम का मतलब है एट लीस्ट आधे मेंबर्स होंगे तो मीटिंग होगी। इसी तरह हमने देखा था कि जो अथॉरिटी की मीटिंग थी वो भी, उसका भी कोरम क्या था? 1/2, मतलब है कि आधे मेंबर्स होना ज़रूरी है। अगर 10 है तो 5 होना ज़रूरी है। द सेक्रेटरी ऑन द डायरेक्शन ऑफ द चेयरपर्सन शैल कॉल अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड। अब ये जो सेक्रेटरी एडीसी हमने पढ़ा था, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जो है वो इसके सेक्रेटरी हैं। वो जब भी चेयरपर्सन डिप्टी कमिश्नर साहब उसको कहेंगे वो क्या करेगा? मीटिंग कॉल करवाएगा। अब डिप्टी कमिश्नर को कौन कहेगा? अथॉरिटी कहेगी। डिप्टी कमिश्नर आगे सेक्रेटरी को कहेगा, सेक्रेटरी तमाम अरेंजमेंट्स करेगा और वो क्या करवाएगा? मीटिंग कॉल करवाएगा। द डिसीजन ऑफ द बोर्ड shall be taken by majority of the members present and voting
and in event of equality of votes the chairperson or in his absence the member presiding over that meeting as the case may be shall have a casting vote। अब इसके अंदर क्या होगा, जो डिसीजन करना होगा, बोर्ड ने जो मीटिंग करनी है उस मीटिंग के एंड पे जो एक रिजल्ट निकालना है और उसका जो डिसीजन करना है वो डिसीजन किस पे डिपेंड करता है, वोटिंग पे। ठीक है, अगर वोटिंग की जाती है और वोटिंग क्या हो जाती है, दो पार्टीज़ की बराबर हो जाती है, दो मामलात पे वोटिंग क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। अब डिसीजन करने के लिए जो सदारत कर रहा होगा, फॉर एग्जांपल चेयरपर्सन कर रहा है सदारत, अगर वो नहीं है तो जो नॉमिनेटेड बंदा है उसको एक पावर दी जाएगी कास्टिंग वोट की। कास्टिंग वोट क्या होता है, एक्स्ट्रा वोट होता है। अथॉरिटी में भी ऐसे ही होता था। ठीक है, डिसीजन किसके थ्रू होते थे, वोटिंग के थ्रू, और जो चेयरपर्सन होता था उसको एक कास्टिंग वोट दिया जाता था, ये सदारत कर रहा होता है, और वो कास्टिंग वोट किसी के भी हक में दे के वो फैसला क्या करवा सकता है, वो फैसला जो है वो कबूल हो जाएगा, मतलब अब क्या हो जाएगा, वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इसी तरह इसके बोर्ड के अंदर भी द सेक्रेटरी शैल मेंटेन अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ द मिनट्स एंड डिसीजंस ऑफ द बोर्ड। द बोर्ड के अंदर जितने भी बातें होंगी, जितनी भी उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे, वो तमाम कौन नोट करेगा जी, सेक्रेटरी मेंटेन करेगा। नो एक्ट, डिसीजन, ऑर्डर और प्रोसीडिंग्स ऑफ द बोर्ड आर अ कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द बोर्ड। कोई भी लॉ, कोई भी डिसीजन, ऑर्डर या प्रोसीडिंग ऑफ द बोर्ड या इस बोर्ड के तहत कमेटी। अच्छा, ये जो कमेटी होती है ये आपको पता लगा क्या होती है? कमेटी के बोर्ड के अंदर जितने 10-15 मेंबर्स थे, फॉर एग्जांपल अगर बोर्ड कहता है कि 4-5 मेंबर्स को नॉमिनेट कर देता है कि आप लोग ये एक ख़ास मसला है इसको बैठ के सॉल्व करें, तो वो जो मसला सॉल्व करने के लिए 5 बंदों की एक ग्रुप बनाया गया उसको कमेटी कहते हैं। ठीक है जी। कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द बोर्ड शैल बी invalid merely by reason of any vacancy or defect in the constitution of the board or committee। अगर कोई बंदा उसमें एबसेंट है तो कोई उसका ये मतलब नहीं होगा कि फॉर एग्जांपल 15 मेंबर्स हैं बोर्ड के, उनमें से 3-4 एबसेंट हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि अगर उन्होंने कोई जो आए हुए थे उन्होंने जो डिसीजन लिया है वो उनके ना, जो नहीं आए हुए थे उनके ना होने की वजह से इनवैलिड है। ठीक है जी, जो डिसीजन हो जाएगा वो वैलिड हो जाएगा। The secretary shall be responsible for performing secretarial functions and providing secretarial support to the board। अब आपने ये चीज़ एक माइंड में रखनी है कि जो बोर्ड के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं, एक तो मीटिंग कॉल कौन करवाएगा, सेक्रेटरी। दूसरा, इसके अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, मिनट्स एंड डिसीजंस का कौन ख्याल रखेगा, वो भी सेक्रेटरी रखेगा। उसके अंदर जितने भी सेक्टेरियल फंक्शंस होते हैं, सेक्टेरियल फंक्शंस फॉर एग्जांपल वहाँ पे जो फॉर एग्जांपल मीटिंग को कंडक्ट करना, उसके अंदर ये कोई भी कंप्यूटर वगैरह जो चीज़ें यूज़ होनी है वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड करना, मैनेज करना, ये तमाम चीज़ें कौन करेगा जी, सेक्रेटरी साहब का जिम्मा होगा ये तमाम चीज़ों का ख्याल रखना। उसके बाद चलते हैं जी सब सेक्शन 11 की। द सेक्रेटरी शैल एक्सरसाइज सच पावर्स एज आर मेंशन्ड इन द एक्ट आर मे बी प्रेस्क्राइब्ड आर डेलीगेटेड टू हिम बाय द बोर्ड। सेक्रेटरी तमाम पावर्स को इस्तेमाल करेगा जो भी उसको बताई जाएंगी इस एक्ट के थ्रू या फिर जो उसको बोर्ड जो है वो कहेगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद 13 सब सेक्शन की तरफ चलते हैं, कमेटीज़। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि कमेटी क्या है, ग्रुप है। द बोर्ड में कॉन्स्टिट्यूट सच कमेटीज़ एज मे बी डीम्ड नेसेसरी फॉर कैरिंग आउट द पर्पसेस ऑफ द एक्ट। कोई भी एक्ट के रिलेटेड कोई भी ख़ास काम के लिए कुछ लोगों की कमेटी बनाई जा सकती है ताकि वो काम जो है वो एफिशिएंटली हो सके। एंड सच कमेटीज शैल एक्सरसाइज सच पावर्स एंड परफॉर्म सच फंक्शंस एज मे बी असाइन टू देम बाय द बोर्ड। जो भी बोर्ड उनको फंक्शंस और काम देगा वो कमेटी जो है वो परफॉर्म करेगी अपनी पावर्स वगैरह को इस्तेमाल करते हुए। उसके बाद पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द बोर्ड। अब चलते हैं जी पावर्स और फंक्शंस ऑफ द बोर्ड। जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले अथॉरिटी के पावर्स और फंक्शंस पढ़े हैं, अब हम पढ़ते हैं जी बोर्ड के। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, रूल्स और रेगुलेशंस फ्रेम्ड देयर अंडर द बोर्ड में एक्सरसाइज सच पावर्स, टेक मेजर्स एज मे नेसेसरी फॉर कैरिंग। मतलब इस एक्ट को जो है वो कैरी आउट करवाने के लिए, इम्प्लीमेंट करवाने के लिए बोर्ड जो है वो डिफरेंट क्या करेगा, फंक्शंस परफॉर्म करेगा, पावर्स का यूज़ करेगा। विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द सब सेक्शन 1 द बोर्ड शैल ओवरसी। अब देखें जी,
अथॉरिटी ने ओवरसी किसको किया था, बोर्ड को भी और आगे जाके जो इन्फोर्समेंट स्टेशन था उसको भी। अब बोर्ड को देखें, बोर्ड क्या करेगा, ओवरसी, स्पेयर हेड एंड मोनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गाइडलाइंस इशूड बाय द अथॉरिटी। अथॉरिटी ने जो गाइडलाइंस, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के दी हैं उनको ओवरसी करना, स्पेयर हेड उनका हेड होना और मॉनिटर करना और उनकी इम्प्लीमेंटेशन करवाना एक ज़िले के अंदर किसका काम होगा, बोर्ड का काम होगा। अब आपने ये माइंड में रखना है कि एक ज़िले के अंदर एक बोर्ड होता है, उस ज़िले के अंदर फिर आगे सब डिवीजन्स होती हैं। फॉर एग्जांपल एक ज़िले के अंदर 4 सब डिवीजन्स हैं, तो हर सब डिवीजन के अंदर 1 या 2 क्या होंगे, इन्फोर्समेंट स्टेशंस होंगे। अब उन सब इन्फोर्समेंट स्टेशन को वो गाइडलाइंस जो अथॉरिटी की तरफ से आई हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन करवाना किसका काम है, बोर्ड का काम है। ठीक है जी, उन सब स्टेशंस को बताना, उन सब स्टेशंस को गाइड करना और फिर उनसे इम्प्लीमेंटेशन करवाना, उन ऊपर से उनको ओवरसी करना, मॉनिटर करना, ये तमाम चीज़ों का काम हर ज़िले के अंदर किसका है, बोर्ड का। हर ज़िले का अपना बोर्ड होगा और हर सब डिवीजन का अपना एक इन्फोर्समेंट स्टेशन होगा। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। उसके बाद सुपरवाइज, मॉनिटर एंड रिव्यू द प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस ऑफ इन्फोर्समेंट स्टेशन। मैंने बताया ना कि सब डिवीजन के अंदर इन्फोर्समेंट स्टेशन होंगे, उनको सुपरवाइज करना, मॉनिटर करना, उनके प्रोग्रेस वगैरह को चेक करना, ये सब किसका काम होगा जी, जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बनाया जा रहा है उसका काम होगा। Conduct a situational assessment, systematically gather and analyze relevant data for decision making and effective planning। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो असेसमेंट वगैरह, डाटा इकट्ठा करना, प्लानिंग करना, ताकि जो इन्फोर्समेंट स्टेशन है वो अच्छा काम कर सकें। तो ये सब किसका काम होगा जी, बोर्ड का काम। अब आप समझ गए, रूल्स एंड रेगुलेशन अथॉरिटी बना रही है, बोर्ड उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करवा रहा है अपने किसके अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है जी, एक सूबे के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, उन सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर बहुत सारे क्या होंगे, हर डिस्ट्रिक्ट का अपना बोर्ड होगा और हर बोर्ड के अंदर डिफरेंट क्या होती हैं, सब डिवीजन्स। उन सब डिवीजन्स के अंदर इन्फोर्समेंट स्टेशंस होंगे। ठीक है जी, अब अथॉरिटी गाइडलाइंस देगी बोर्ड को, बोर्ड आगे गाइडलाइंस देगा क्या कहते हैं, इन्फोर्समेंट स्टेशन को, और उसका ख्याल भी रखेगा इन्फोर्समेंट स्टेशन की प्रोग्रेस, उनको ओवरसी करना, ये तमाम काम किसके होंगे जी, बोर्ड के होंगे। टेक ऑल नेसेसरी मेजर्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन द इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस एज वेल एज द स्केड्यूल्ड लॉज। अब ये बोर्ड का काम क्या होगा कि डिफरेंट मेजर्स लेगा, डिफरेंट क्या करेगा, इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज बना के आगे किसको देगा, इन्फोर्समेंट स्टेशन को देगा, ताकि ये लॉ जो है, ये एक्ट जो है, ये इम्प्लीमेंट करवाया जा सके सूबे के अंदर। रिकमेंड बजट एस्टिमेट टू द अथॉरिटी। हमने पहले पढ़ा था कि अथॉरिटी क्या करेगी, रिकमेंड बजट एस्टिमेट्स टू द गवर्नमेंट। अब ये जो बोर्ड है ये किसको रिकमेंड करेगा, अथॉरिटी को। रिकमेंड बजट एस्टिमेट्स टू द अथॉरिटी फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट। उसके बाद सीक रिपोर्ट्स फ्रॉम कंसर्न्ड क्वार्टर फॉर डाटा एनालिसिस एंड बेटर डिसीजन मेकिंग। उसके बाद रिपोर्ट्स वगैरह जो है वो जिस भी क्वार्टर से चाहिए होंगी, जिस भी फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट से चाहिए होंगी, रिपोर्ट्स वगैरह ले सकता है, ताकि डाटा को एनालाइज करके उससे बेटर डिसीजन लिए जा सके। Propose or section as may be prescribed payment of reward to any person included any officer, employee and whistleblower who has made an exceptional effort toward accomplishing the objective of the act। अब हमने ऊपर भी पढ़ा था कि ये जो सेक्शन है, हमने ये अथॉरिटी के अंदर भी पढ़ा था कि अथॉरिटी का फंक्शन क्या है जी, सेक्शन पेमेंट ऑफ रिवार्ड टू एनी पर्सन इंक्लूडिंग एनी एम्प्लॉय हु हैज़ मेड एन एक्सेप्शनल एफर्ट टुवर्ड्स अकम्प्लिशिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट। अब ये जो अथॉरिटी है ये किसको पेमेंट करेगी, अगर जो एम्प्लॉय है, जो मतलब है गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, अगर वो कोई एक्सेप्शनल काम करता है तो उसको कौन रिवार्ड देगा, अथॉरिटी देगी। लेकिन अगर कोई विसल ब्लोअर है, ठीक है जी, अब ये आपने याद रखना है डिफरेंस, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि जो विसल ब्लोअर होगा अगर वो करता है काम तो उसके लिए कौन सेक्शन करेगा पेमेंट, इंक्लूडिंग एनी ऑफिसर, एम्प्लॉय एंड विसल ब्लोअर हु हैज़ मेड एक्सेप्शनल। अच्छा, ये बात आपने याद रखनी है कि ये जो
एम्प्लॉय वगैरह एक्सेप्शनल काम करेंगे, विसल ब्लोअर काम करेगा, इन दोनों को जो रिवार्ड है वो कौन दे सकता है? बोर्ड भी दे सकता है और अथॉरिटी भी दे सकती। ये दोनों पॉइंट सेम हो गए। उसके बाद सच अदर फंक्शंस एंड एक्सरसाइज such other powers as may be assigned to it by the authority from time to time for carrying out the purpose of the एक्ट। और भी कुछ पावर्स अगर चाहिए होंगी तो वो बोर्ड को टाइम टू टाइम बताते जाएंगे और वो उसको कैरी आउट करेगा ताकि एक्ट को एफिशिएंटली जो है वो इम्प्लीमेंट करवाया जा सके। उसके बाद सेक्शन 15 की बात करें, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड। जो चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड है उसकी क्या पावर्स होंगी, क्या काम होंगे, उसको अब डिस्कस करते हैं। द चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड शैल एक्सरसाइज सच पावर्स एंड as are provided by the in the act or may be prescribed or delegated to him by the authority or the board। तो वो ये वाली जो भी उसको चेयरपर्सन को अथॉरिटी पावर्स देगी वो उसको एक्सरसाइज कर सकता है। द चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड शैल रिस्पॉन्सिबल टू एक्सिक्यूट द डायरेक्शंस ऑफ द अथॉरिटी फॉर द पर्पस ऑफ द एक्ट। अच्छा, ये जो अथॉरिटी जितनी भी गाइडलाइंस देगी वो किसको देगी? चेयरपर्सन को। बोर्ड को देनी है ना उसने बेसिकली। बोर्ड का बोर्ड का सबसे बड़ा ऑफिसर कौन सा है? चेयरपर्सन। तो चेयरपर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा उसको इम्प्लीमेंट करो। मतलब बोर्ड अथॉरिटी ने जब भी पूछना है किससे पूछना है? चेयरपर्सन साहब से कि हाँ भाई अभी तक क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हुई, क्यों नहीं रेगुलेशंस हुई। तो ये तमाम चीज़ें कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड। मॉनिटर एंड इंश्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो उस डिस्ट्रिक्ट का चेयरपर्सन होगा वो मॉनिटर करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा एक्ट को। कंडक्ट परफॉर्मेंस रिव्यूज़ ऑफ इन्फोर्समेंट स्टेशन एंड इट्स एम्प्लॉयज़। और इन्फोर्समेंट स्टेशंस के परफॉर्मेंस रिव्यूज़ और उसके एम्प्लॉयज़ की जो परफॉर्मेंस वगैरह है वो भी चेक करता रहेगा। कौन? ये जो चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड होगा। कंडक्ट परफॉर्मेंस रिव्यूज़ ऑफ इन्फोर्समेंट स्टेशन एंड इट्स एम्प्लॉयज़। और इन्फोर्समेंट स्टेशन और उसके एम्प्लॉयज़ के अंदर जो उनकी परफॉर्मेंस है उसको उसके रिव्यूज़ को चेक करने के लिए कौन होगा? चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड। सीक रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड फ्रॉम द इन्फोर्समेंट स्टेशन। इन्फोर्समेंट स्टेशन की जितनी भी रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स होंगी जो कि SDO साहब तैयार करेंगे वो किसको देंगे जी? चेयरपर्सन ऑफ बोर्ड को। इनिशिएट एंड कंडक्ट सच इंक्वायरी बाय हिमसेल्फ और थ्रू एनी ऑफ द ऑफिसर एज मे बी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ द एक्ट। कोई भी इंक्वायरी, कोई भी जो इंक्वायरी इनिशिएट करनी होगी उसको इनिशिएट करने के लिए कौन करेगा? ये जो चेयरपर्सन साहब हैं ये खुद भी कर सकते हैं और या किसी भी पर्सन को कह सकते हैं कि इंक्वायरी करो जो स्केजुअल लॉ को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए ज़रूरी होगी। उसके बाद है जी प्रोवाइड असिस्टेंस ऑन आर एक्विजिशन रिसीव्ड अंडर द सेक्शन 20 ऑफ द एक्ट। अच्छा, रिक्विजिशन जो है उसको अब हम आगे जाकर 20 सेक्शन के अंदर पढ़ेंगे। रिक्विजिशन कहते हैं भर्ती को। अगर किसी भी जो इन्फोर्समेंट स्टेशन है वहाँ भर्ती की ज़रूरत होगी तो उनको ये क्या करेगा? असिस्टेंट प्रोवाइड करेगा। मतलब उनकी मदद करेगा कि कैसे रिक्विजिशन करनी है, क्या मतलब कितनी ज़रूरत है, ये तमाम चीज़ें जो है वो वहाँ पे जो जितनी भी चाहिए होंगी इन्फोर्समेंट स्टेशन में उसको ये असिस्टेंट प्रोवाइड है। उसके बाद रिड्रेसल ऑफ ग्रीवियंस ऑन द कंप्लेंट फाइल्ड बाय द एग्रीव्ड पर्सन अगेंस्ट द ट्रांसग्रेशंस ऑफ एनी एम्प्लॉय इन द डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, ये जो रिड्रेसल ऑफ ग्रीवियंस होगा वो भी यही होगा। ठीक है जी। अगर किसी भी बंदे को जो इन्फोर्समेंट स्टेशन ने किसी के ख़िलाफ़ एक्शन लिया है, अगर उसको उस पर एतराज़ होगा, कंप्लेंट होगी, तो वो इस बंदे से मिलके अपने जो है वो केस को डिस्कस करके वो मामला हल कर सकते हैं। किसको जी? चेयरपर्सन ऑफ बोर्ड को। डिसाइड द रेफरेंस सेंड बाय द हियरिंग ऑफिसर। हियरिंग ऑफिसर जो भी रेफरेंस सेंड करेगा उसको ये डिसाइड कौन करेगा जी? चेयरपर्सन साहब। उसके बाद जी नेक्स्ट इसकी ड्यूटी है एडमिनिस्टर द इन्फोर्समेंट स्टेशंस एंड एम्प्लॉयज़ इन द डिस्ट्रिक्ट एज मे बी प्रेस्क्राइब। जितने भी इन्फोर्समेंट स्टेशन उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर होंगे उनके एम्प्लॉयज़ को, उन स्टेशंस को, तमाम को एडमिनिस्टर कौन करेगा? चेयरपर्सन साहब, उसका हेड होगा। एक्सरसाइज सच पावर्स एंड परफॉर्म सच फंक्शंस एज मे बी एंसिलरी टू द अबव एंड फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ द एक्ट। मतलब कोई भी पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है ताकि ये
एक्ट जो है वो इफ़ेक्टिवली अप्लाई हो सके. सो दिस वाज सम सेक्शंस ऑफ दिस एक्ट. आई होप कि आपको ये सेक्शंस पसंद आए होंगे. आगे जी चौथा चैप्टर जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे. अगर आपको कोई भी मसला हो तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें. थैंक यू वेरी मच.